पुलिस लगी हुई है। वहीं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। भारत बंद के आह्वान को देखते हुए चिल्ला बॉर्डर काफी सख्ती वहां पर रही है। यहां पर पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है, साथ ही साथ पीएससी को भी तैनात किया गया है। भारतीय किसान यूनियन ने बंद का समर्थन किया है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और किसान 2 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रोड जाम करेंगे। हालांकि व्यापारियों ने इस बंद का समर्थन नहीं किया है, लेकिन बंद को लेकर व्यापारियों का भले समर्थन ना हो, लेकिन भारी तादाद में किसान हैं और भारत बंद के आह्वान के बाद कहा जा रहा है कि आज पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। यूपी में पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं पर अगर बात की जाए बाकी बॉर्डर इलाके की, तो वहां पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज भारत बंद का आह्वान किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज भारत बंद की बात कही गई है और इसको लेकर चिल्ला बॉर्डर पर, खासतौर पे नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर अलर्टनेस देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आज गौतम बुद्ध नगर में भी गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से 24 घंटे के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं दिल्ली पे भी धारा 144 लागू है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे चिल्ला बॉर्डर से। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि दिल्ली की तरफ पर यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है और इसके अलावा जो यहाँ के आला अधिकारी हैं दिल्ली के, वो भी मौके पर पहुंच गए। बैरिकेडिंग ऑलरेडी पहले से कर रखी गई है, कई लेयर की ये बैरिकेडिंग है। और दूसरी तरफ अगर नोएडा में बात करें तो यहाँ पे भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आपको दिखाएंगे कि पीएसी बल तैनात कर दिया गया है। पीछे कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर पीएसी बल साथ में तैनात किया गया है और इसके अलावा जो रूट डाइवर्जन है वो किया गया, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किसान संगठन ने समर्थन किया है संयुक्त किसान मोर्चा का और आह्वान की बात की है, भारत बंद के समर्थन की बात की है। यहाँ पर भी किसान लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ के जो किसान हैं उनकी मांगों को लेकर वो करीब 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने इस संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान का समर्थन किया है और इसके साथ साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने भी समर्थन किया। लिहाजा वो सड़कों पर उतरेंगे और लोगों से लगातार अपील भी कर रहे हैं कि इस भारत बंद का आह्वान का समर्थन करें। फिलहाल पुलिस के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। आपको गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो करीब 2500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जगह जगह पर, नोएडा और दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर पे, इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे पे, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सप्रेसवे पर। लिहाजा तमाम तैयारियां की गई हैं और जो मेन बॉर्डर्स हैं वहां पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट के साथ साथ पीएसी भी लगाई गई है। इस समय हम चिल्ला बॉर्डर पे हैं, लिहाजा यहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ ही लगातार नोएडा पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से और दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से कोऑर्डिनेशन भी किया जा रहा है। अब देखना होगा भारत बंद का असर इस नोएडा पर कितना पड़ता है और आम पब्लिक कितनी परेशान होती है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। और किसान आंदोलन पर सरकार और किसानों के बीच तीसरे दौर की बैठक भी सकारात्मक माहौल में हुई। करीब 5 घंटे चली बैठक में किसानों ने सरकार के आगे अपनी मांगे रखी, जिस पर सरकार ने विस्तार से चर्चा की। दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की बैठक रविवार को शाम 6 बजे एक बार फिर से होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढने का भरोसा दिया है। तो कोशिश यही की जा रही है, जो किसान इस वक्त सड़कों पर हैं, बातचीत के रास्ते के साथ आगे बढ़े, इसलिए सरकार ने उन्हें न्योता दिया था। कल तीसरे दौर की बातचीत हुई थी, बातचीत सकारात्मक रही है और अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर से रविवार को शाम 6 बजे किसानों के साथ सरकार की बैठक होगी और बातचीत से कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा। तो सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत सकारात्मक रही और इसके बाद अब किसान नेता बातचीत की जानकारी किसानों को देंगे। इसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। 3 मांगे बड़ी मांगे, सभी मांगे बड़ी हैं, जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, C2 प्लस 50% और किसान और खेत मजदूर का कर्ज और भी जितनी मांगे हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा चली है। हमने ये कहा कि आप कहते हैं कि बातचीत जारी रखनी चाहिए,
बैठ के मसले का हल करेंगे। हमने कहा बिल्कुल उचित है। नेक्स्ट मीटिंग का समय उन्होंने एतवार का दिया है। मीटिंग पॉजिटिव माहौल में हुई है। तो सरकार और किसानों के बीच अभी तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। अच्छी बात यह रही है कि बैठक सकारात्मक माहौल में चल रही है। कई मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति भी बन गई है। एक हफ्ते के अंदर अंदर तीसरी बार किसान और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हुई है। किसानों और सरकार के बीच अब तक हुई 3 दौर की बातचीत भी कि हम आपको 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 8 फरवरी, फिर 12 फरवरी और कल शाम यानी तीसरे दौर की जो बातचीत है वो 15 फरवरी को हुई है। तीनों बातचीत सकारात्मक रही है। किसानों की कई मांगे मान ली गई है और अब बताया जा रहा है जो चौथे दौर की बातचीत है रविवार को शाम को 6 बजे रखी गई है और उम्मीद की जा रही कि शायद इसमें कोई बीच का रास्ता निकल पाए। और सरकार और किसानों के बीच अभी तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि बैठक सकारात्मक माहौल में चल रही है। कई मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है। दोनों पक्षों के बीच चौथे दौर की बैठक रविवार को शाम 6 बजे चंडीगढ़ में होनी है। तो हम तस्वीरें 4 दिखा रहे हैं आपको। 8 फरवरी, 12 फरवरी, 15 फरवरी और अब चौथे दौर की बातचीत 18 फरवरी रखी गई है। खासतौर पर किसान संगठन के नेताओं को तो बुलाया गया है। पंजाब के नुमाइंदे, जो पंजाब सरकार के नुमाइंदे हैं, वो भी इस चौथे दौर की भी बातचीत में शामिल होंगे। और बताया जा रहा है कि इन 3 बातचीत अब तक हो चुकी है और चौथे दौर की जो मीटिंग हो रही है उसमें बताया जा रहा है कि कुछ परिणाम निकलकर सामने आ जा सकते हैं, जब किसानों की मांगे सरकार निकाल सकती है या कोई बीच का रास्ता सरकार निकाल सकती है। और किसान आंदोलन पर मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। एमएसपी को जो है वो अपना मैक्सिमम स्वार्थ का जो प्रोग्राम मान के बैठे हैं, वो उस मैक्सिमम स्वार्थ के जरिए जो है वो कुछ किसानों के कंधों पे बंदूक और अपनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के घूम रहे हैं। और वो जो है वो उन कुछ किसानों को गुमराह करके, वो लोग भी जानते हैं अच्छी तरह कि इस सरकार ने जहां आत्मनिर्भर कृषि हो वहीं आत्मनिर्भर कृषक हो, इस संकल्प के साथ काम किया। और अब बात करते हैं सीएम योगी के दौरे की। तो आज प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। शाम को 4 बजे वो राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। सीएम योगी इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। सीएम संगम की रेती पर चल रहे माघ मेले का भी स्थलीय निरीक्षण आज कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री का प्रयागराज का दौरा है। प्रयागराज में कई कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री आज शामिल होंगे। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाएगी। चंदौली जिले के नौबरपुर बॉर्डर से यह यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी सैयद राजा के नेशनल इंटर कॉलेज में दोपहर 3 बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अजय राय का बड़ा बयान सामने आया है। अजय राय ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल इस यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश यादव भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में प्रवेश के समय यात्रा में शामिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि अमेठी और रायबरेली में शामिल होने की बात कही है, वो कहीं भी शामिल हो सकते हैं। हमारा इनविटेशन उनको मिल गया, उन्होंने स्वीकार किया और वो साथ आ रहे हैं पूरी तरीके से। प्रियंका जी भी कल यहाँ पर आ रही हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से राहुल जी का यहाँ स्वागत करेंगे और उनके साथ रहेंगे। पल्लवी पटेल और स्वामी मौर्य भी रहेंगे क्या? निश्चित तौर से उनको भी दिया गया सूचना। पल्लवी पटेल जी को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, अखिलेश जी को, सभी लोग इसमें शामिल होंगे। और खबर अलीगढ़ से लेते हैं, जहां पर पुलिस ने महिला से लूटपाट के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के BM हॉल से पुलिस ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। संदिग्धों से पूछताछ के बाद लूट के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। सीसीटीवी में लुटेरों को AMU के हॉल की तरफ जाते हुए देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। और लखनऊ में एक मॉल में युवक युवतियों में मारपीट हो गई। इसका वीडियो सामने आया। टॉनिक बार के बाहर कुछ युवक युवती आपस में भिड़ गए।
इस मामले में पुलिस को अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस मारपीट के फुटेज के आधार पर छानबीन में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से मॉल के अंदर ये मारपीट हुई है। एक बार बताया जा रहा है जिसके बाहर मारपीट हुई। हालांकि किसी तरह की रिपोर्ट इस मामले को लेकर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। और खबर नोएडा से, जहां पर मामूली विवाद में एक युवक ने अपनी महिला मित्र की हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। आपको बता दें कि मथुरा की रहने वाली शालिनी और अमन एक दूसरे को 4-5 सालों से जानते थे। 14 फरवरी को कई बार फोन करने पर शालिनी ने कॉल का जवाब नहीं दिया, जिससे नाराज अमन ने पीजी पहुंचकर शालिनी की हत्या कर दी और खुद अपने फ्लैट में फांसी लगाकर जान दे दी। थाना सेक्टर 58 क्षेत्र के नवादा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। और खबर दिल्ली से लेते हैं, जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 11 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। कल शाम ये आग लगी थी। पेंट की फैक्ट्री बताई जा रही है। आग में करीब 4 लोग झुलस गए हैं, जिनकी हालत इस वक्त बेहद खराब है और उनकी हालत नाजुक है। चारों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। इलाज दिल्ली के अलीपुर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पेंट फैक्ट्री में आग लगने के बाद 11 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग इसमें झुलस गए, जिनकी हालत बेहद गंभीर है और चारों को फिलहाल आईसीयू में एडमिट करवा दिया गया, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। ये जो फैक्ट्री थी वो दिल्ली के अलीपुर इलाके में स्थित थी। और कानपुर के एक निजी बैंक्वेट हॉल के बेसमेंट में आग लग गई और इस घटना के बाद वहां पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। जब यह हादसा हुआ तब वहां पर एक शादी समारोह चल रहा था। आग का धुआं पूरे बैंक्वेट हॉल में फैल गया, जिससे कि लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। लोगों में चीख पुकार मच गई। लोगों में अफरा तफरी देखने को मिली। लोग इधर उधर भागते नजर आए। आनन फानन में इस घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों और फायर फाइटर्स ने बैंक्वेट हॉल के बगल की बिल्डिंग में सीढ़ी लगाकर रेस्क्यू करते हुए दर्जनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते हुए आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। अनवरगंज थाना क्षेत्र के आलम मार्केट की घटना बताई जा रही है। और आगरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कुत्ते को मारकर शव को रस्सी से खींचने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी पवन और रुपेश को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सिकंदरा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले का यह मामला था, लेकिन अब इस पूरे मामले में 2 आरोपी पवन और रुपेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बात आगरा की करते हैं, जहां पर बदमाशों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया। सिटी मॉल के 2 कर्मचारियों से 2.5 लाख नकदी, लैपटॉप, मोबाइल और 2 बाइक लूटकर फरार हो गए। हालांकि जाम देखकर बदमाशों ने कुछ दूरी पर बाइक छोड़ दी। लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र के रुनकता की बताई जा रही है। जौनपुर से खबर लेते हैं, जहां पर सुरेरी इलाके में बदमाशों ने सराफा कारोबारी से लूट को अंजाम दिया। कारोबारियों की आंख में मिर्ची पाउडर झोंककर लाखों के जेवरात, कैश और बाइक लूटकर फरार हो गए। लूट के दौरान बदमाशों ने कई बार कारोबारी को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया, यानी कई वार किए हैं कारोबारी पर, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक मिर्ची गैंग ने घटना को अंजाम दिया। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात पुलिस कह रही है। जौनपुर पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने पूर्व पति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूर्व पति और उसके दोस्त ने मिलकर महिला की हत्या को अंजाम दिया था। कार में दुपट्टे से महिला का गला कसकर हत्या कर दी गई थी और शव नदी में फेंक दिया गया था। पुलिस ने उस कार को भी बरामद कर लिया है जिसमें महिला की हत्या की गई थी। 5 फरवरी को खोटन इलाके में की नदी में महिला का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन की और अब यह खुलासा हुआ है। 2024 को थाना कुटन क्षेत्र में पिलखीचा घाट पे एक युवती की डेड बॉडी बरामद हुई थी,
जिस संदर्भ में उनके पिता श्री सुरेश यादव द्वारा उटन थाना में अंतर्गत 302 आईपीसी अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसका सफल अनावरण करते हुए एसओ उटन श्री अरविंद सिंह व उनकी टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम राहुल चौरसिया, अंकित और बबलू अग्ररी है। और जिस कार में उस युवती की हत्या की गई थी वो कार भी बरामद की गई। और नोएडा से खबर आ रही है जहां पर रेप पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई का मामला। एफएसएल रिपोर्ट में सांपों के जहर की पुष्टि हो गई है। एल्विश यादव की अब मुश्किलें यहां से बढ़ सकती हैं। जल्द एल्विश पर अब शिकंजा भी कस सकता है। रिपोर्ट में करैत प्रजाति के सांपों के जहर का जिक्र किया गया है। 1 नवंबर को एल्विश समेत 5 पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में अब 5 सपेरों को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब जब ये रिपोर्ट आ गई है एफएसएल की, इसमें बताया जा रहा है कि इसमें जहर की पुष्टि हो गई है। बातचीत करने के लिए हिमांशु फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या खबर मिल रही है? रिपोर्ट बहुत पहले दर्ज कर ली गई थी, एल्विश का नाम चूंकि इसमें आ रहा था, हाई प्रोफाइल मामला था, अब तो एफएसएल की रिपोर्ट भी आ गई है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है और उसमें स्पष्ट किया गया है कि सांपों का जहर था और सपेरों से जो बरामद जहर था वो करैत प्रजाति के सांपों के जहर होने की बात सामने आई है। इस पूरे प्रकरण में पीएफए द्वारा शिकायत की गई थी। उस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें एल्विश यादव जो बिग बॉस के विजेता भी हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं, इनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। और अब जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है उससे कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में एल्विश की एक बार मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। 49 थाने क्षेत्र में ये मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में इस पूरे प्रकरण की जो जांच थी वो थाना सेक्टर 20 को सौंप दी गई थी। और जिस तरीके से ये एफएसएल की रिपोर्ट आई है और इसमें सांपों के जहर होने की पुष्टि हुई है, तो माना जा रहा है एक बार फिर से एल्विश की मुश्किलें बढ़ सकती है और दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जी ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।